हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास लॉ आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने अपने पास डिस्कस कर लिया था, जो हमने टाइप्स ऑफ डैमेजेस, याद करो डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के डैमेजेस होते हैं, ये सारे हमने पास डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अपने पास आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास क्या, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। ये हमारा सेक्शन नंबर 74। अब देखो उसकी हेडिंग क्या बता रही है, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो अगर पूरा नीचे के कंटेंट ना पढ़ो तो सिर्फ हेडिंग कुछ एक्सप्लेन कर रही है क्या, पहले से ही फिक्स्ड जो कॉम्पेंसेशन है। डैमेजेस का मतलब क्या बताया था मैंने, कॉम्पेंसेशन ना। तो जो कॉम्पेंसेशन पहले से ही फिक्स की गई है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो डैमेजेस अगर आप प्रीफिक्स करते हो तो वो दो तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरे को बोलते हैं हम पेनल्टी, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो ये डैमेजेस दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं हम एलडी और दूसरे को बोलते हैं हम पेनल्टी। ठीक है, तो एलडी बेसिकली क्या होता है, एलडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है वो डैमेजेस जो एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, इनको कैलकुलेट किया है साइंटिफिकली, कैलकुलेट किया है। ठीक है, फिर इनका जो नेचर होता है वो नेचर होता है कॉम्पेंसेशन का या कॉम्पेंसेट करने का। ठीक है, और ये रीजनेबल होते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी से कहते हो कि सुन भाई, मैं और तू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे ये नुकसान होने वाला है और इस नुकसान का मुझे अप्रोक्सीमेट अमाउंट इतना होगा। तो वो नुकसान आप प्रॉपरली एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो और आप सामने वाले से कह रहे हो कि अगर तूने तोड़ा तो मुझे नुकसान होगा, तो उस नुकसान के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए तुझे ये अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट होता है ये रीजनेबल अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट होता है। एक रीजनेबल अमाउंट होता है जो एक्चुअल डैमेजेस, जो आपको नुकसान हुआ है, एक्चुअल डैमेज को कैलकुलेट करता हुआ भरपाई करता है आपके लिए। ठीक है, पेनल्टी होता है एक ऐसा तरीका जो किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया साइंटिफिकली, इट इज नॉट कैलकुलेटेड साइंटिफिकली। इसको हम साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं करते। दूसरा पॉइंट, इनका जो नेचर होता है, इस पेनल्टी का जो नेचर होता है वो पनिशमेंट का होता है। मतलब आप चाहते हो सामने वाला अपनी गलती के लिए पनिश हो। तीसरा, इनका जो अमाउंट होता है, पेनल्टी का जो अमाउंट होता है वो अनरीजनेबल होता है। अनरीजनेबल से मतलब क्या है, ये जो अमाउंट होता है ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है, एग्जॉर्बिटेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या है, वेरी हाई या अनरीजनेबल होते हैं ये। ठीक है, तो पेनल्टी में आप ना कोई तरीका लगाते, आप सिंपली कहते हो अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुझे मुझे 50 करोड़ देने पड़ेंगे, भले ही नुकसान 5 करोड़ का हो रहा हो, पर भरपाई कितनी करोगे, तो पेनल्टी कितने पे करोगे, 50 करोड़। तो ये कोई साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट नहीं करी गई है, बस एम ही मुंह उठा के जो मना है बोल दिया। अब ये नेचर क्या है, अगर तुम देखो नुकसान मान लो सिर्फ 5 करोड़ का ही हो रहा है और मांग 50 करोड़ रहे हो, तो क्या करना चाह रहे हो आप, सामने वाले को पनिश करना चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ये हो जाए, और इसका अमाउंट क्या है, अनरीजनेबल है। रीजनेबल अमाउंट कितना होता, 5 करोड़, जितना नुकसान हुआ है, मांग रहा है 50 करोड़, तो क्या है, एग्जॉर्बिटेंट वेरी हाई अमाउंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो पेनल्टी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में जनरली इसलिए डाला जाता है ताकि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़े ना, उसको एक डर बैठा रहे हर वक्त कि भाई अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 50 करोड़ देने पड़ जाएंगे मुझे।
तो आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी इतनी हाई रखते हो। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में एलडी हो या पेनल्टी हो, अगर आपने एलडी को पेनल्टी के तौर पे दिखा दिया, पेनल्टी को एलडी के तौर पे दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में एलडी और पेनल्टी जैसा कोई ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपने अगर एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी पे करोगे, तो कोर्ट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं पे करवाएगी आपको। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि उससे कम पे करवाना है जो आपने फिक्स कर रखा है, तो उससे कम जरूर पे करवा सकती है, बट कोर्ट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं पे करवाएगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है। तो एलडी और पेनल्टी समझ में आया? आओ देखो जल्दी से देखो, सेक्शन 74 प्रोवाइड्स दैट इफ अ सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक अमाउंट लिख दिया है कि जो पे किया जाएगा, अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, तो जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी उसको दूसरी पार्टी को क्या देना पड़ेगा? एक रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा, बट वो अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता उस अमाउंट से जो अमाउंट आपने एक बार उसमें लिख दिया है। ठीक है, तो अगर रीजनेबल अमाउंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एलडी। और अगर एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है, बस मुंह उठा के कुछ भी समझ में आया लिख दिया, उसको क्या बोलेंगे हम? पेनल्टी। तो एलडी क्या है? इट इज अ सम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिप्रेजेंट्स अ genuine pre-estimate of the loss which would be caused by future breach of the contract. It is called LD. These damages are considered reasonable by both the parties. और penalty क्या है? Where the sum fixed beforehand for the breach does not bear any relationship to the actual damage which the aggrieved party is likely to suffer in the event of actual breach of contract. Such an amount acts as a deterrent फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच। जो पेनल्टी होती है, मैंने क्या बोला? पेनल्टी इतना हाई इसलिए रखा जाता है ताकि आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोक पाओ, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही वो शायद कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कोशिश करे। तो आप उसको क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोक रहे हो। तो जब आप रोक रहे हो उसको क्या बोलते हैं? डिटरेंट। ठीक है, तो सच एन अमाउंट एक्ट्स एज अ डिटरेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच। अब जैसे तुम लोगों के सामने चेयर्स लगी हुई हैं, तो क्या तुम आगे तक आ पा रहे हो? नहीं। तो वो जो चेयर्स है वो क्या कर रही है? एक्ट कर रही है एज अ डेटरेंट, आगे नहीं आ पा रहे, रोक रहे हो, है ना? रोक रही है वो चेयर। वैसी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकती है। इंडियन लॉज मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड एलडी। इंडिया में एलडी पेनल्टी के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। कोर्ट्स इन इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिख दिया, कोर्ट कभी भी उससे ज्यादा नहीं देगी, उससे कम दे सकती है, बट मैक्सिमम अमाउंट वहीं तक देगी जो आपने प्रीफिक्स कर रखा है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, ये शायद बुक में ना हो, तो देखो क्या लिख रहा है? वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और एक्ट in which the public are interested on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। क्या कह रहा है? Where any person gives any bond to the central or state government for performance of any public duty or act in which the public are interested on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया सड़क बनाने का। ठीक है, तुमसे क्या कहा गया? सड़क बनाना। अब क्या किया? सड़क बनाने के लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सरकार तुमसे एक गारंटी लेती है कि तुम सड़क पूरी बनाओगे, बीच में भागोगे नहीं, क्योंकि इस सड़क बनाने से पब्लिक का भी वो होता है, काम खराब होता है। अगर तुम मान लो सड़क बीच में छोड़ के चले गए तो क्या होगा? सामान तो फैला पड़ा रह जाएगा, सड़क पर ट्रैफिक होगा, सड़क को प्रॉब्लम होगी, पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि आप पहले एक गारंटी दोगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ोगे। वो गारंटी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हें सरकार को बॉन्ड के तौर पे एक अमाउंट रखवाना पड़ेगा।
एक अमाउंट होता है, वो सरकार के पास बॉन्ड के तौर पर रखवाना पड़ेगा कि भाई देख लो, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम ये पैसा बॉन्ड से निकाल लेना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक एक्सेप्शन क्या डाला गया कि बॉन्ड में जितना भी अमाउंट लिखा है सरकार का, अगर आपने सरकार को बॉन्ड दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो सरकार पूरा का पूरा बॉन्ड का पैसा ले सकती है। जैसे हमने तो पढ़ा ना, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट कम भी कर सकती है अमाउंट को, यहाँ पे कोर्ट कम नहीं करेगी, यहाँ पे सरकार पूरा का पूरा पैसा निकाल सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया उस रूल का, ठीक है। तो नीचे दो एग्जांपल्स हैं, ए बोरोस 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड फॉर 20,000 पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4,000 विद द स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल सम शैल बिकम ड्यू। तो क्या कह रहा है, ए ने बी से क्या कहा, ए बोरोस 10,000 फ्रॉम बी, ए ने बी से 10,000 बोरो करे और क्या बोला था कि मैं ये 10,000 रुपये तुझे 4,000 की इंस्टॉलमेंट्स में मैं तुझे 10,000 वापस कर दूंगा। और उसने क्या बोला था कि गारंटी के तौर पे एक बॉन्ड दिया 20,000 रुपये का, पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4,000, मतलब गारंटी दे दी 20,000 रुपये की, लोन कितने का लेके गया 10,000 रुपये का। तो सोचो अगर 10,000 नहीं चुकाए तो वापस कितने करने चाहिए 10,000। जनरली अगर आप लोन लेके ले जा रहे हो 10,000 का तो वापस कितने करने चाहिए 10। पर वो क्या कह रहा है, अगर तुमने नहीं दिए पैसे तो मैं कितने का बॉन्ड ले रहा हूँ 20, तो डबल अमाउंट कर रहे हैं। तो तुम्हें एलडी लग रहा है या पेनल्टी लग रहा है, पेनल्टी, क्योंकि 10 के बदले 20 मांग रहा है। तो वही चीज कह रहा है, दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ अ पेनल्टी। अच्छा, ए अंडरटेक्स टू रीपे बी अ लोन ऑफ 10,000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद द स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ payment of any installment the whole amount shall become due. This stipulation is not a way of penalty and the contract may be enforced according to its terms. तो अगर 10,000 का लोन लिया और वापस कह रहा है कि मैं 10,000 करूंगा 5 बार में, मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की इक्वल, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी तो तुरंत बचा हुआ सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये नहीं बोला कि डबल अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये क्या है, एलडी या पेनल्टी, एलडी, ठीक है। तो देखो, अंडर सेक्शन 73 एक्चुअल लॉस और डैमेज हैज टू बी प्रूव्ड, बट अंडर सेक्शन 74 प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस और डैमेज इज नॉट एसेंशियल। सर ये क्या बात हुई, देखो हमने सेक्शन 73 पिछली क्लास में पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था ना काइंड्स ऑफ डैमेजेस जो हमने पढ़ा था, देखो ये क्या था सेक्शन 73। सेक्शन 73 में हमने एक बात पढ़ी थी, क्या, damages will be allowed only if there is a loss, है ना। अगर मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो मुझे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 73 में। पर सेक्शन 74 कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिख रखा है कि भैया अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तो फिर भले आपको नुकसान ना भी हो रहा हो तो भी देना पड़ेगा। और दूसरा, उसमें इस सेक्शन में आपको प्रूव करना है कि लॉस हुआ है। सेक्शन 74 कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है लॉस हुआ या नहीं हुआ। अगर प्री फिक्स कर रखे हैं डैमेजेस पहले से लिख रखे कॉन्ट्रैक्ट में तो वो पे होंगे इवन इफ देयर इज नो लॉस। यहां पे लॉस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। आगे, डिफरेंस बिटवीन एलडी एंड पेनल्टी डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस एंड द इंटेंशन ऑफ पार्टीज हैज टू बी गैदर्ड। अच्छा, तो क्या लिख रहा है, अब देखो एलडी और पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली लिखा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अब सवाल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली अगर नहीं लिखा कि एलडी है या पेनल्टी, तो हम कैसे पता करें कि ये जो अमाउंट लिखा गया है ये एलडी का है या पेनल्टी का है। तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना जाए किसी भी हाल में, तो वो क्या होगा, पेनल्टी या एलडी, पेनल्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आप चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट ना टूटे तो अमाउंट ज्यादा रख रहे हो, तो वो क्या हो गया फिर पेनल्टी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में चाह रहे हो कि भैया रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिल जाए फॉर द लॉस, तो वो क्या होगा फिर एलडी। तो वही चीज लिख रहा है वो कि इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरली परफॉर्म हो जाए, मतलब आप चाह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, द सम स्पेसिफाइड इज पेनल्टी। But if on the other hand the intention is to assess the damages for breach of contract, then it is liquidated damages. The amount of penalty is exorbitant. Exorbitant का मतलब मैंने लिखवा दिया था very high.
extravagant and unconscionable, whereas LD are imposed by way of compensation. मैंने बताया था LD का नेचर होता है compensation, पेनल्टी का नेचर होता है punishment. ठीक, आगे नेक्स्ट आ रहा है अर्नेस्ट मनी और दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो ये वर्ड ना अर्नेस्ट मनी अब अपनी डिक्शनरीज में डाल लो. अपनी डिक्शनरी में डालने का मतलब क्या है कि बुक अपनी डिक्शनरी खोल के जाके वहां लिख के आओ, नहीं, अपने जो दिमाग की डिक्शनरी उसमें डाल लो. ये वर्ड अर्नेस्ट मनी अब क्योंकि तुम प्रोफेशनल डिग्री पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास बार बार आएगा. अर्नेस्ट मनी को तुम एक्चुअली में बताओ, तुम जानते हो बट किसी और नाम से जानते हो. अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है एडवांस मनी. किसी चीज के भी जब आप एडवांस लेते हो उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी. ठीक है, तो अगर मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मैं तुम्हें गुड्स सप्लाई करूंगा, पर सप्लाई तब करूंगा जब तुम पहले मुझे एडवांस दो कुछ, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, अर्नेस्ट मनी. तो मान लो मैंने कहा 10 लाख का माल दूंगा पर पहले मुझे 20% एडवांस चाहिए, तो तुम कितना एडवांस दोगे मुझे? 20%. कितना हुआ? मैंने कहा 10 लाख का माल बेचूंगा तुम्हें, उससे पहले मुझे 20% एडवांस चाहिए, तो तुम मुझे कितना दोगे? 2 लाख दोगे. ठीक, अच्छा, अब जब मैं तुम्हें माल डिलीवर कर दूंगा तो मैं तुमसे अब कितने पैसे लूं? 10 लाख? नहीं, कितने? 8 लाख. यानी कि जो अर्नेस्ट मनी है वो बचे हुए अमाउंट में एडजस्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्नेस्ट मनी. दूसरा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट. ये वर्ड तो तुमने बहुत बार सुना हुआ होगा. जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखा होगा कि आजकल साइकिल्स रेंट पे मिल जाती हैं, हैं? हाँ, लुलू. और इनफैक्ट आजकल तो बस स्टॉप्स के आसपास भी लगा हुआ होता है, साइकिल स्टैंड बन गए हैं कि वहाँ पे आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो. तो जब तुम साइकिल रेंट पे लेते हो लो, तो क्या तुमसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट लेगा? लेता है ना, 200 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एक सिक्योरिटी के तौर पे है कि अगर तुमने साइकिल ठोक दी, साइकिल लेके भाग गए, साइकिल को कुछ डैमेज पहुंचा दिया, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से फिर वो अमाउंट काट लेगा कि तुमने जो आगे साइकिल में कोई नुकसान पहुंचाया. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है कि एक सिक्योरिटी के तौर पे अमाउंट है जो रखा जाता है, और अगर मान लो तुमने साइकिल को ठोक दिया तो क्या करेगा? वो 200 रुपये निकाल लेगा. गाड़ी को कुछ नहीं किया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, साइकिल एज इट इज वापस ले आए तो रिफंडेबल हो जाती है. मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जो वापस हो सकती है अगर आपने जो कंडीशंस थी वो पूरी कर दी हैं. तो नहीं पूरी करी तो वापस भी नहीं मिलेगी. और ऐसा तुमने देखा होगा कि घरों में भी होता है. अगर तुम कोई घर किराए पे लो तो किराएदार तुमसे 2-3 महीने का एडवांस रेंट मांगता है. जैसे नोएडा में यहाँ पे तो 2 महीने, 1 महीने 2 महीने का एक एडवांस रेंट चलता है. तो 2 महीने का एडवांस रेंट ले लिया, और मान लो तुमने घर में कोई तोड़फोड़ करी, तो क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से पैसा काटेगा? काटेगा, क्योंकि तुमने तोड़फोड़ करी. और अगर कुछ नहीं किया तो वापस कर देगा. करेक्ट. तो जल्दी से पढ़ लो ये दोनों. अर्नेस्ट मनी क्या कह रहा है? एक अर्नेस्ट मनी का एडवांस अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है आउट ऑफ द लार्जर अमाउंट पेबल. दिस शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल प्राइस. इट मे बी पेड, और द अर्नेस्ट मनी पेड मे और मे नॉट बी लायबल टू बी फॉरफिटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इफ द बायर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट. सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? इट इज अ पेमेंट मेड एज अ गारंटी that the contract shall be fulfilled by the person who has paid the deposit. If the contract is not fulfilled, then the deposit shall be forfeited. तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो डिपॉजिट मनी वो रोक लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो डिपॉजिट मनी वापस हो जाएगा. Where a buyer has paid earnest money which is liable to be forfeited if the buyer breaks the contract, then on the contract being broken by him, the seller may forfeit the amount if it is a reasonable amount. जैसे मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें माल बेचूंगा 10 लाख का, पर एडवांस मुझे कितना चाहिए? 20%. अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त लिखी कि अब तुमने एडवांस तो दे दिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो. अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मतलब बाद में कह दिया कि हम माल नहीं खरीदेंगे, तो फिर मैं ये 2 लाख रुपये काट लूँगा अपने पास. ये बात मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी, और बाद में चल के तुम क्या कह रहे हो हमें नहीं खरीदना सामान, तो क्या मैं 2 लाख रुपये तब काट सकता हूँ? एडजस्ट कर सकता हूँ. अदरवाइज अगर ये बात मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी तो फिर मुझे 2 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे. ठीक है. अगला आ रहा है सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इसको ऐसे समझो जैसे मैंने तुमसे क्या कहा कि घर जाके होमवर्क करके आना. ठीक है.
और तुम घर जाके होमवर्क करके नहीं आए, तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास कि मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कान पकड़ के वहीं का वहीं होमवर्क करवाऊं। करेक्ट। तो अगर मैं कान पकड़ के वहीं का वहीं होमवर्क करवा रहा हूं तो क्या कह रहा हूं कि जो तुम्हें कहा गया था वो करो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यही चीज है कि जहां पे एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ और उसने बोला था मैं ये चीज करूंगा, प्रॉमिसर ने बोलता है, प्रॉमिसरी ने बोलता है मैं ये चीज करूंगा, बाद में वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस पर केस करके डैमेजेस ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसका कान पकड़वाओ और से क्या कहे, कर वो काम जो तेरे से कहा गया था। करेक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर बार नहीं अवॉर्ड की जाती, मतलब हर बार कान पकड़ के आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि सामने वाली पार्टी ने आपके साथ जो प्रॉमिस तोड़ा है आप उससे वही चीज करवा पाओगे नहीं करवा पाओगे, ये बात कौन बताएगा, कोर्ट बताएगी। सर कब बताएगी, ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पे कोर्ट ऐसा कहेगी। पहली सिचुएशन, अगर कोर्ट को दिख रहा है कि जो दूसरी पार्टी है वो कॉम्पेंसेशन दे ही नहीं पाएगी आपको। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो या डिलीवर करने में देरी हो रही है, तो तुमने मुझ पे केस किया। अब कोर्ट से कह रहे हो कि कोर्ट इस इंसान से कॉम्पेंसेशन दिलवाओ, और कोर्ट को दिख रहा है मान लो कि मेरी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन दे सकता हूं, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो कोर्ट मुझसे क्या कहेगी फिर कि सप्लाई करो माल, चाहे देर से करो फिर सप्लाई करो, क्योंकि आप कॉम्पेंसेशन दे नहीं पा रहे। या फिर कब करेगी, जब कोर्ट को लग रहा है कि कॉम्पेंसेशन का अमाउंट निकालना मुश्किल है, कि कॉम्पेंसेशन कितनी बनती है वो नहीं, अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर कॉम्पेंसेशन क्या कहेगी कोर्ट कि आप वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट इस चीज की निगरानी नहीं कर सकती, कोर्ट इस चीज को सुपरवाइज नहीं कर पाएगी लंबे समय तक, तो फिर क्या कहेगी कोर्ट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो। या अगर कोर्ट को लग रहा है कि मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये तब नहीं होगा, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये तो तब है जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इशू करेगी। या फिर तीसरा केस क्या है, जैसे मान लो कोर्ट को लग रहा है कि कॉम्पेंसेशन देना एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, मतलब वैसे तो मैं कॉम्पेंसेशन दे सकता हूं बट तुम्हारे लिए एक रेमेडी कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, तुम्हारे लिए एक रेमेडी क्या होगा, जो चीज बोली गई थी वही। तो फिर उस केस में कोर्ट क्या कह सकता है कि आप फिर वही काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने एक गरीब आदमी से बोला कि मैं तेरी आंख का ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, और वो भी करूंगा फ्री में, या मान लो 10 लाख का ऑपरेशन मैं तेरे लिए 10,000 में कर दूं, तू 10,000 जमा करा दे। उस गरीब आदमी ने 10,000 रुपये जमा करा दिए। अब वो वेट कर ऑपरेशन करने का, डॉक्टर ने बाद में मना कर दिया, कहता यार इतना सस्ते में नहीं कर सकता, सॉरी 10 लाख का ऑपरेशन में 10,000 में नहीं कर पाऊंगा, पहले मैंने बोल दिया था बट अब मैं मना कर रहा हूं, अब मैं नहीं कर सकता। उस बंदे ने डॉक्टर पे केस कर दिया। अब कोर्ट एक ऑप्शन तो ये करेगी, क्या कहेगी उससे, डॉक्टर से, कि तू 10,000 रुपये दे दे और कोई डैमेजेस हो रहा है तो वो डैमेजेस दे दे। वरना एक बात बताओ, क्या उस गरीब आदमी के लिए वो 10,000 रुपये की मायने हैं और आंख का ऑपरेशन करने के मायने हैं बहुत ज्यादा है, तो दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है उसके लिए, आंख का ऑपरेशन या 10,000 रुपये, आंख का ऑपरेशन। तो अगर कोर्ट को लगता है कि एडिक्वेट रेमेडी डैमेजेस नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या कह सकती है कि आप वो काम करो जो आपने कहा था, कि उस गरीब आदमी का महंगा ऑपरेशन है, तो या तो डॉक्टर से क्या कहेंगे कि अगर तू नहीं कर रहा तो अब उसका ऑपरेशन 10 लाख रुपए में जो होना है वो तू करवा, या इसको 10 लाख रुपए दे, नहीं तो फिर तू ही कर। ठीक है, पूर्ति आशा का कान पड़े थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, देखो नींद आ रही है, झूल रही है, ये आंखों से ऐसे हो रहा है जैसे नशे कर रखे हो, गांजा फूक के आई हो और झूल रही है। तो देखो क्या कह रहा है, सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या लिख रहा है, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट अ पार्टी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Specific performance is an order of the court directing the defendant to fulfill his obligations under the contract। तो कहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करेगी,
तो क्या लिख रहा है, रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अवॉर्डेड इन केसेस वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स कॉम्पेंसेशन। मतलब अगर कोर्ट कॉम्पेंसेशन का अमाउंट निकाल ही नहीं पा रही कि कितना कॉम्पेंसेशन बनता है, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। या फिर देर इज नो सब्सटीट्यूट और एन ऑल्टरनेट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो सामान दिया जा रहा था उस सामान का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मार्केट में है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास महात्मा गांधी का चश्मा है और तुम महात्मा गांधी के वो हो, सक्सेसर हो मान लो, और तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि हमें ये चश्मा चाहिए। मैंने कहा ठीक है चश्मा दूंगा 50 करोड़ में। तुमने कहा अरे 50 करोड़ मांगे, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए, हम दे रहे हैं आपको 50 करोड़, आप हमें वो दे दो। मैं देख रहा हूँ यार ये 50 करोड़ में एक बार भी इन्होंने आंख नहीं झपकी, एक बार में कह दिया हाँ 50 करोड़ ले लो। मैं कह रहा हूँ नहीं 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 अब नहीं, 150 करोड़। तो सडनली मैंने क्या किया, 50 करोड़ को 150 करोड़ कर दिया। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था तुमसे 50 करोड़ में। तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या कह रहा है, अगर तुम कहो कोर्ट में जाके कि ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, 50 करोड़ को 150 करोड़ कर दिया, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा। कोर्ट में तुम गए और कह रहे हो कि कोर्ट प्लीज इसे दिलवाओ। तो मैंने क्या बोला, नहीं सर मैं नहीं देता, आप मुझे इनको डैमेजेस जो है वो पे करवा दो। और तुम क्या कह रहे हो कि सर हमें डैमेजेस चाहिए ही नहीं, हमें तो अपने दादाजी का या अपने नाना जी का चश्मा चाहिए। क्या ऐसा चश्मा और है कोई? नहीं, ये चश्मा एक ही है। तो क्या हमारे को फिर ये चश्मा कहीं और से मिल सकता है? नहीं, हमारे लिए इस चश्मे की इमोशनल वैल्यू है। तो आप हमारे इमोशंस के जज्बातों की वैल्यू कैसे लगाओगे? यानी कि फर्स्ट पॉइंट में भी फंस रही है कि रेमेडी कॉम्पेंसेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, जो सामान मैं दे रहा हूं उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि महात्मा गांधी के चश्मे और बहुत सारे हैं। तो फिर कोर्ट क्या कहेगी मुझसे कि भैया आप चश्मा ही प्रोवाइड करो, आप वो डैमेज से काम नहीं चलेगा। मतलब 4 कंडीशंस हैं, 4 केसेस हैं, चारों में से चारों पूरे नहीं होने चाहिए, कोई भी एक पूरा हो गया, कोई भी एक सर्कमस्टेंस पूरा हो गया तो अवार्ड हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, और कब अवार्ड हो सकता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट बी इजीली असर्टेन्ड। जो गुड्स हैं उन गुड्स की वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और गुड्स हैव अ यूनिक कैरेक्टर। जैसे महात्मा गांधी का चश्मा भी क्या है, यूनिक है, और उस चश्मे की वैल्यू लगाना ईजी नहीं है। और वेयर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द कॉम्पेंसेशन मनी विल बी अवेलेबल। तो मैंने बोल रहा था ना कि एक सिचुएशन ऐसी भी है कि मैं कॉम्पेंसेशन दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो कोर्ट क्या कहेगा, ठीक है भाई आप टाइम लो और डिलीवर करो सामान। करेक्ट? तो ये 4 केसेस हैं, दीज आर नॉट कंडीशंस। लिख दो यहां पे, दीज आर नॉट कंडीशंस। ऊपर तो लिखा है केसेस, बट तुम पढ़ते हो आंख बंद करके। ठीक है, हाँ तो चौथा डाल ले जो नहीं है। हाँ इतना लिखने की वो नहीं, मन वगैरह नीचे जगह नहीं दिख रही तुझे? आगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब कहाँ कहाँ अवार्ड नहीं होता वो भी पढ़ लो। वेयर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ। तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां नहीं देगा जहां पे पैसे देने से एडिक्वेट रिलीफ मिल सकता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है। अगर मान लो कोई पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं की जाएगी, उस केस में कॉम्पेंसेशन ही हो सकता है जो एक मिल सकता है। फिर तीसरा, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती, वहां पे जैसे कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, उसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती लंबे टाइम तक। या फिर वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ माइनर। या फिर जहां पे एक पार्टी माइनर है तो माइनर पार्टी से जबरदस्ती कुछ करवा सकते हैं क्या हम, एक इंसान जो माइनर है? नहीं ना। तो इसलिए क्या बोला, अगर एक पार्टी माइनर है तो फिर माइनर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पाओगे। ठीक है, जिसने भी ये नहीं लिखा हुआ है लिखना चाहो तो लिखो, जल्दी करो। ये बॉक्स में अगर नहीं है तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो।
कर लिया, आ जाओ। नेक्स्ट है सू फॉर इंजंक्शन। देखो ये जो था सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसके अंदर क्या था कि तुमने कोई चीज कहा था कि करोगे, बाद में उस बात से मुकर गए, तो कोर्ट कान पकड़ के वो काम करवा रही है। सू फॉर इंजंक्शन में क्या है कि आपने कोई चीज कहा था मैं नहीं करूंगा और आप करने निकल गए उस काम को, तो कोर्ट कान पकड़ के क्या कह रही है, तुम्हें वो काम करने से रोक रही है। इंजंक्शन का मतलब क्या है, रोकना। ठीक है, तो अगर तुमने पहले कहा था कि सर हम बिग बास्केट के ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्लिंकिट का ही ऐड करेंगे, और बाद में क्या कह रहे हो, नहीं सर हम बिग बास्केट का भी ऐड करेंगे, वो खूब पैसे दे रहे हैं हमें, तो फिर इस केस में मैं तुम पे इंजंक्शन का केस डाल सकता हूं कि तुमने पहले कहा था ना ये काम नहीं करोगे, तो फिर कान पकड़वा के क्या कहा जा रहा है, रुक जाओ, हम तुम्हें बिग बास्केट का ऐड नहीं करने देंगे। ठीक, तो देखो इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट रिस्ट्रेनिंग मतलब बांध रहे हैं उसको, रोक रहे हैं कान पकड़ के, रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। इट इज अ मोड ऑफ सिक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरीके का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नेगेटिव चीजों का है। तुमने क्या कहा था कि तुम सिर्फ ब्लिंकिट का ऐड करोगे, बिग बास्केट का ऐड नहीं करोगे, तो नहीं करोगे क्या हो गया, एक नेगेटिव टर्म हो गया, तो वो नेगेटिव टर्म को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा रहा हूं मैं तुमसे। तुमने कहा था ना नहीं करोगे, तो करो, वो तुमने बोला ना, एक तो किसी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही है, बट तुम कर नहीं रहते, तो इसलिए मैंने उसको जबरदस्ती करवाया, इसलिए उसको इंजंक्शन बोल रहा है। तो व्हेन अ पार्टी प्रॉमिस्ड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड लेटर ही ब्रेक्स दिस प्रॉमिस, the court can direct or compel the said party to fulfill his promise of abstaining from doing the promised thing. It is awarded by the court in cases where damages are not an adequate relief. ठीक है, नेक्स्ट कितना रह गया, थोड़ा सा ही रह गया, sue for quantum meruit। तो देखो क्या लिख रहा है, it means that a person can recover compensation in proportion to the work done or service rendered by him. Normally, a person cannot claim performance from the other party unless he has performed his obligation in full, but under the claim of quantum merit, a person who has performed some work can claim payment in proportion to the work done. The right to claim quantum merit is not conferred by contract, but it is conferred by law. It is quasi-contractual in nature. For the application of this principle, two conditions must be fulfilled. It is only available if the original contract has been discharged. If the original contract exists, the party who has done something for the other party cannot claim quantum merit, but he has to rely on the remedy in damages, and the claim must be brought by a party not in default. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये हो तुम और ये है एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहा था, घर बना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने तुम्हारे लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो बना के तैयार कर दिया, ठीक है, सेकंड फ्लोर उसने अभी तक नहीं बनाया। ठीक,
तो बताओ, तुम कॉन्ट्रैक्टर से अब कह रहे हो कि सुन एक काम कर, तू सिर्फ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ही बना दे, सेकंड फ्लोर मत बना, मुझे ना पैसों की कमी चल रही है, तो मेरे लिए अभी के लिए 2 फ्लोर काफ़ी हैं, तो तुम मुझे सिर्फ इतना बना और चला जा। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है ये क्या बात हुई, आपने मुझे सेकंड फ्लोर के लिए भी बनाया था, रखा था। तुमने कहा हाँ रखा था, बट मुझे अब नहीं बनवाना, मुझे नहीं चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है अच्छा जी ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को सेकंड फ्लोर जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब वो नहीं मिल रहा, तो क्या वो तुम पे डैमेजेस के लिए केस कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने सेकंड फ्लोर के लिए माल परचेस करके रख लिया था, अब वो तुम नहीं बनवा रहे, तो क्या उसको नुकसान हो रहा है? हो रहा है। अब क्योंकि उसने सेकंड फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, तो उसको सेकंड फ्लोर बनाने में भी टाइम लगता, तो उसने दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, तो उसको वहां पे जो प्रॉफिट होता है उसका भी नुकसान हुआ, करेक्ट? तो क्या वो इस चीज़ का भी पैसा ले सकता है? ले सकता है, तो डैमेजेस ले सकता है। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पैसा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं देते तो क्या वो तुम पे केस कर सकता है? कर सकता है। तो वो जो उसने काम कंप्लीट कर दिया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, उसका पैसा अगर तुम नहीं दे रहे, तो उसका वो पैसा तुमसे ले सकता है बाय फाइलिंग अ सूट ऑफ क्वांटम मेरुइट। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट, मेरिट नहीं है, MERUIT है, मेरुइट, ठीक है? तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जितना पैसा बनता है वो कैसे लेगा? क्वांटम मेरुइट का केस करके, और सेकंड फ्लोर के जो डैमेजेस हो रहे हैं वो डैमेजेस का केस करेगा। क्लियर है? अच्छा, क्वांटम मेरुइट का पैसा आप तभी ले सकते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो चुके हो। मतलब तुमने भी और कॉन्ट्रैक्टर ने भी कह दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सेकंड फ्लोर नहीं बनाना, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं और इतना पैसा दो मुझे जो मेरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का बनता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो फिर डैमेजेस ही इकलौती रेमेडी है, तब फिर क्वांटम मेरिट का यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ बोल सर, अगर डैमेज नहीं होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई डैमेज नहीं हुआ सर? कोई डैमेज नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन 73 पढ़ के आए थे ना पिछली क्लास में। क्या नहीं पढ़ के आया सर? अभी रिवाइज किया था हमने? हाँ सर, आप क्या नाम है, जब तक आप पहुंचने वाला था उससे पहले कहाँ पहुंचने वाला था तू? सेक्शन 73। अभी मैंने खुद बोला सेक्शन 73 74 अभी दिखाया था डंगर। 74 तो पढ़ा है। 74 अभी पढ़ा, प्रीफिक्स डैमेजेस। हाँ सर, 73 उससे पहले पढ़ा था पिछली क्लास में, तो बोल नहीं पढ़ा था पढ़ा। नालायक। तो अच्छा, एक और सिचुएशन है जहां पे क्वांटम मेरिट के बेसिस पे पैसा ले सकते हो, मतलब जितना भी काम किया उतने काम के पैसे बनते हैं, ठीक है? अच्छा, मान लो इसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्रैक्टर ही डिफॉल्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ही कह रहा है भैया मैं और नहीं बना सकता, मेरी लेबर जा रही है, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, कुछ भी, कि भैया ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना दिया है, सेकंड फ्लोर नहीं बना पाऊंगा, तो आप मुझे जो मैंने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाया उसकी पेमेंट कर दो। तो क्या तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी? बना के दिया है ना, और तुमने उसका बेनिफिट भी लिया है, तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा। सेकंड फ्लोर का पैसा देना पड़ेगा? नहीं। क्या तुम सेकंड फ्लोर जो नहीं बना उससे जो तुम्हें नुकसान हो रहा है, क्या उससे वो डैमेजेस ले सकते हो? वो डैमेजेस ले सकते हो, ठीक है? तो क्वांटम एरर के 2 पॉइंट तुमने पढ़ लिए। आगे एक और देखो, अच्छा इसी चीज को ना थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, then the person who has performed a part of the contract is entitled to recover the amount of work done. देखो इसका क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें दिख जाएगा। देखो ये है एक कंपनी, मान लो इसका नाम है A लिमिटेड, ठीक है?
ए लिमिटेड में एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। मान लो राम को हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया है ए लिमिटेड का। अब तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूं, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करोगे तभी क्या करोगे, डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। तो डायरेक्टर्स के लिए ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सेक्शन 164 में मेंशन है कंपनीज एक्ट के, कि अगर डायरेक्टर ऐसा ऐसा कुछ करता है या ऐसी ऐसी चीज़ें होल्ड करता है या ये कुछ है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 में लिखी है भाई। ठीक है, तो अगर मान लो कंपनी ने भी नहीं देखा और डायरेक्टर ने भी नहीं देखा, मिस हो गया इनसे, और उन्होंने सेक्शन 164 को कंप्लाई नहीं करा, मतलब मान लो डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और ये मिस हो गई एक कोई डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया कंपनी में, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर को एक डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही थी और उस डिस्क्वालिफिकेशन वजह से उसका अपॉइंटमेंट वॉइड था। तो कंपनी ने इसको जो अपॉइंट करा अपने पास डायरेक्टर, ये पहले ही मिनट से पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है, तो ये क्या है, एक वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ, इस डायरेक्टर को कंपनी ने अपने पास रखा और कंपनी इसको सैलरी वगैरह पे कर रही है, तो कंपनी इसको 6 महीने तक अपने पास सैलरी वैलरी पे कर रही थी और इसको डायरेक्टर की तरह से रख रही थी। एक दिन तुम क्योंकि अब कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हो, तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया और तुमने कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी और तुमने देखा अबे यार इस डायरेक्टर पे तो डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है। तुमने ये बात कंपनी के नोटिस में ला दी कि सुनो जी, आप जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करके बैठे हो वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो अब आप इसको डायरेक्टर से हटाओ, इसको डायरेक्टर नहीं बन सकता ये आदमी। तो फिर 6 महीने की जो सैलरी इसको मिली है, बताओ क्या ये 6 महीने की सैलरी जो पता चला कि भैया तो स्टार्टिंग से ही एलिजिबल नहीं था सैलरी लेने के लिए, तो 6 महीने की जो उसको सैलरी मिल चुकी है, क्या अब कंपनी इससे वापस ले सकती है? इसका अपॉइंटमेंट पहले ही दिन से पॉसिबल नहीं था। ये बात ना तो कंपनी को पता थी पर ना डायरेक्टर को पता थी। 6 महीने बाद तुम्हारी नींद खुली और तुमने इन्फॉर्म किया, 6 महीने उसने काम किया और 6 महीने की उसने सैलरी विड्रॉ करी। अब कंपनी को पता चल रहा है कि भाई ये तो अपॉइंट नहीं हो सकता था, इसका अपॉइंटमेंट गलत है, तो क्या कंपनी अब इससे ये 6 महीने की सैलरी वापस ले सकती है? नो, क्योंकि ये अग्रीमेंट बाद में डिस्कवर हुआ है कि वॉइड है। ये अग्रीमेंट है जो बाद में डिस्कवर हुआ है कि वॉइड है। तो याद करो, वॉइड अग्रीमेंट में चैप्टर नंबर 1 में ही हमने चीज पढ़ी थी कि अगर आपको पहले से ही पता है कि जो अग्रीमेंट आप कर रहे हो वो वॉइड है, तो उसके अंदर रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं होता। बट अगर आपको पहले से नहीं पता कि कोई चीज वो है, वो कोई एग्रीमेंट वॉइड है, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड होता है। ठीक है, मतलब गिविंग बैक। तो अगर जैसे देखो इस एग्रीमेंट में भी देखो, तो बाद में पता चल रहा है कि जो अग्रीमेंट किया था वो पॉसिबल था, वो वॉइड था, तो इस केस में क्वांटम मेरिट के बेसिस पे इस डायरेक्टर को 6 महीने की सैलरी रखने की मिलेगी। बट जहां आंखें खोल दी कंपनी की तुमने, उसके बाद भी कंपनी उसको रख रही है, तो उसके बाद जो भी उसको सैलरी मिलेगी वो सैलरी नहीं मिल सकती। ठीक है, चलो, हाँ तेरे दिमाग में आ गया फुद्दू सा सवाल, बोल। सर अगर एक डायरेक्टर उसके अंदर जो काम डायरेक्टर बन के जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर होगा, सब जो भी उसमें काम हो रहा है वो वैलिड होगा या नहीं? वो वैलिड होगा। उस डायरेक्टर ने उस 6 महीने में जितने भी काम करें सारे वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, मान लो कि जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, मतलब जब राम को अपॉइंट किया था एज अ डायरेक्टर, तब उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, मतलब तब उसका अपॉइंटमेंट एक वैलिड अपॉइंटमेंट था। तो कंपनी और डायरेक्टर के बीच में क्या बना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। अब डायरेक्टर ने क्या सोचा, अब तो अपॉइंटमेंट हो गई ना, अब कौन नजर मारेगा,
अब सेक्शन 64 में जो काम मना करे गए हैं करने से अब कर लेता हूं, ठीक है। तो अब उसने वो काम कर दिए, या मान लो उसने गलती से कर दिया, उसको पता नहीं चला, कुछ भी ले लो, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था, क्या अब ये वैलिड रहेगा? क्या बनेगा ये? अब ये बन जाएगा अब एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मान लो डायरेक्टर को नहीं पता कि उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आगे चल के अट्रैक्ट हो चुकी है, उसको नहीं पता, और कंपनी को भी नहीं पता। कंपनी 6 महीने तक उससे काम करवा रही है, 6 महीने बाद फिर तुम गए और तुमने कंपनी की आंखें खोली, डायरेक्टर की आंखें खोली कि भैया डायरेक्टर जब अपॉइंट हुआ तब तो वैलिड था, बट अब वो वॉइड हो गया क्योंकि अब उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग गई है। तो बताओ, जो 6 महीने तक तुमने राम ने काम किया एज अ डायरेक्टर, क्या उसकी जो सैलरी उसको मिली है, क्या कंपनी उसको वापस ले सकती है? जहां डिस्क्वालिफिकेशन लगी वहां से 6 महीने तक तुम राम काम करता रहा, बाद में 6 महीने बाद तुमने आंखें खोली कि भैया ये अपॉइंटमेंट गलत था, अब अपॉइंटमेंट वॉइड हो गया है, तो वो जो 6 महीने उसने सैलरी ड्रॉ करी, क्या वो 6 महीने की सैलरी कंपनी वापस ले पाएगी मुझसे? नहीं। बट एक बार तुमने कंपनी की आंखें खोल दी, उसके बाद भी अगर उसको काम पे रख रहे हैं और उसको सैलरी दे रहे हैं, तो कंपनी वो सैलरी वापस ले सकती है, ठीक है। तो ये देखो, व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, मतलब एक अग्रीमेंट पता चला कि बाद में पता चला कि यार ये तो पहले मिनट से वॉइड था, या व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड देन द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो डायरेक्टर वाला एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया है। अगला, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुइटसली, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्लास के बाद अपने घर जा रहे थे, जाते जाते तुम्हें याद आया मम्मी ने तो दूध का पैकेट मंगाया था, ठीक है। तुम वो दूध का पैकेट लेके निकले और घर की तरफ जा ही रहे थे कि आसपास तुम्हारा लफंगा दोस्त मिल गया, और उस लफंगे दोस्त के साथ तुम निकल गए और उसके घर चले गए प्ले स्टेशन खेलने या गेम खेलने या कुछ भी करने, ठीक है। उसके घर चले गए और वहाँ जाके तुमने वो दूध का पैकेट रखा, और फिर जब वहाँ से निकले मम्मी का फ़ोन आया, जब गालियाँ पड़ी तो घर की तरफ दौड़े। फिर हुआ क्या, जल्दी जल्दी में तुम वो दूध का पैकेट वहीं भूल गए, और वो दूध का पैकेट तुम्हारे दोस्त ने अपनी बिल्ली को पिला दिया, कुत्ते को पिला दिया। बताओ, क्या अब तुम अपने दोस्त से उस दूध के पैकेट के पैसे ले सकते हो? ले सकते हैं, क्योंकि क्या तुमने जानबूझ के छोड़ा था उसके पास? नहीं। तो क्या तुम चाहते थे कि भैया दूध का पैकेट वो बिल्ली को पिला दे? नहीं। तो तुमने बाय मिस्टेक छोड़ा था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम उससे वो पैसा ले सकते हो। आगे, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration, in such a case reasonable remuneration is payable and what is a reasonable remuneration will be determined by the court। देखो, अगर तुम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें अंदर ये नहीं डिसाइड करते कि पैसे कितने हैं, सामने वाले ने बोलता कि पैसे बाद में देख लेंगे, पहले आप काम करवा लो, ठीक है। और बाद में जब उसने काम कर दिया वो पैसे मांग रहा है तुमसे हद से ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता भी है, तुमने अपने घर पे बुलाया एक प्लम्बर, या वैसे तुम्हें पता है प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। हम बोलते हैं प्लम्बर, बी भी यूज करते हैं, बट एक्चुअली में वो प्लमर होता है, हैं? और तुम्हें पता है तुम एक दूसरे को बोलते फिरते हो तू तो डम्ब है, तू तो डम्ब है। डम्ब में जो बी होता है वो साइलेंट होता है, डम होता है डम। तो आज तक हम डम्ब थे कि हम डम्ब को डम बोल रहे थे। पता होना चाहिए तुम्हें, इंग्लिश में जो वर्ड है ये डम्ब, इसको प्रोनाउंस हम डम करते हैं। वैसे ही ये जो वर्ड है प्लम्बर, इसको हमें एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? प्लमर, ठीक है। तो साथ साथ थोड़ी जी की भी बांट दी, थोड़ा सा ज्ञान बांट दिया। तो आओ, तुमने घर पे प्लम्बर बुलाया या इलेक्ट्रिशियन बुलाया, छोड़ो प्लमर, बिजली वाला बुलाया है,
तुमने घर पे इलेक्ट्रिशियन बुलाया और इलेक्ट्रिशियन से क्या कहा कि भैया मेरा गीज़र ख़राब हो रहा है, उसको देख ले, गर्म पानी नहीं आ रहा उससे। फिर मेरा फ़ैन नहीं चल रहा, ट्यूबलाइट नहीं चल रही, ये इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रही है। 4-5 चीज़ें बता दी, ठीक है। और तुमने उससे पूछा कि भैया बता कितने पैसे। वो कह रहा है अरे अभी तो आया हूँ, पहले देख तो लेने दो, सामान देखूंगा, काम वाम देखूंगा, उस हिसाब से बताऊंगा। तो उसने सारा काम वाम कर दिया। तुमने कहा चल ठीक है तू काम कर, जितना भी होगा हम बाद में देख लेंगे। तो क्या डिसाइड किया कि कितने पैसे लगेंगे काम के? नहीं ना। और हम करते भी ऐसा ही है, घर पे ऐसा ही होता है। तो इस केस में लास्ट में अब कितने पैसे दें जब काम वाम हो गया? वो कह रहा है मान लो जो भी काम किया उसके 5,000 है मेरे। तुम्हारे होश उड़ गए, 5,000? फिर उसने तुम्हें गिनाया, हाँ जी देखो मैं गीज़र का वो लाया, क्या होता है उसके अंदर एक चेंज होता है, वो कॉइल होती है, कॉइल चेंज करी मान लो। इन्वर्टर के अंदर ये पार्ट ख़राब हो गया था, वो लाया, उसके पैसे। फिर इतनी देर से मैं आपके उसमें लग रहा हूँ, इन्वर्टर में लग रहा हूँ, इतनी देर से मैंने ये किया वो किया, आपका फ़ैन ख़राब हो गया था तो फ़ैन के लिए मैं ये लाया वो लाया, इधर उधर गया, धक्के वक्के खाए, उसका टोटल मिला के ये देखो मेरे 5,000 रुपये बनता है। तुम कह रहे हो अरे नहीं भाई 4,000 रुपये बनेंगे, 3,000 रुपये बनेंगे, तुम कह रहे हो मान लो। तो फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो फिर इस केस में कितने पैसे दिए जाएंगे ये बात कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोर्ट क्या कहेगी जो भी रीजनेबल कॉम्पनसेशन है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। हाँ हम तो बार्गेनिंग करके ले लेते हैं, बट अगर वो केस ठोक दे तब की बात है, ठीक है। अगला, when one party abandons or refuses to perform the contract or prevents the person to perform the contract। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल तुमने एक आदमी से क्या कहा कि भाई मेरा स्विमिंग पूल बना दे, और स्विमिंग पूल बनाते बनाते आधा बनाया, आधे में क्या कह दिया मत बना, अब बाद में बनवाएंगे। तो उसने जितना भी स्विमिंग पूल बना दिया, क्या उसको उसके पैसे मिलेंगे? मिलेंगे ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक पार्टी ने रोक दिया या रिफ्यूज कर दिया टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या प्रिवेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो उस बंदे ने जितना भी काम कर दिया था उतने पैसे उसको मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट, अ पार्टी इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, बट फॉर द वर्क डन बाय हिम ही मे बी इंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ enjoyed द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, मान लो निकाल गया वो, ये वाला मैंने क्या कहा था, मान लो कॉन्ट्रैक्टर ही मना कर दे घर बनाने से, कह रहा है मैंने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट बना दिया, मैं आगे नहीं बना सकता, मैं काम ही छोड़ रहा हूँ, मेरे लेबर नहीं आ रही, ये कुछ भी वजह से मैं गांव जा रहा हूँ, अब मैं वापस नहीं आ रहा, ऐसे कुछ भी बोलता है। तो उसने जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना दिया है, क्या उसके पैसे उसको मिलेंगे? मिलेंगे। क्यों? पहली बात तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कितना पैसा बनता है तुम्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एंड ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तो तुमने यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब तुम उसका बेनिफिट तो ले रहे हो ना। तो फिर लॉ ये कहता है कि तुम सेकंड फ्लोर जो उसने नहीं बनाया उसके डैमेजेस ले लेना उससे, बट जितना काम उसने कर दिया है उससे कॉम्पनसेशन उसको, उसका पैसा उसको मिलेगा। यही बात उन्होंने यहाँ लिख दिया, ये देखो, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इफ, ये इट लिख दिया गलती से, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल दैट इज इट रिक्वायर्स कंप्लीट परफॉर्मेंस एज अ कंडीशन फॉर पेमेंट। देखो जैसे इसको पूरे को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये हो तुम और ये है एक डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा कि वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, तुम्हारे को मान लो अपेंडिक्स ऑपरेशन है, सुना हो तुमने कि अपेंडिक्स कई बार पेन करने जाती है तो अपेंडिक्स निकालना पड़ जाता है। वैसे पता है अपेंडिक्स क्या काम करती है? कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। उसी तरीके से आंखों के सामने, आंखों के जो ये होते हैं ना हमारे, जहाँ से तुम मैल निकालते हो, है ना, तो ये जो साइड की कोनी कोनी की चीज़ होती है ना, ये भी कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं होता है उसका, ठीक है। अब इमेजिन करो कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा कि तुम्हारा पेट में दर्द है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स तो तुम्हारा वो कर रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुमने कहा ओके। अब डॉक्टर ने अपेंडिक्स ऑपरेशन करना शुरू करा, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद जब तुम्हें होश आया तो तुम देखते हो तुम खुले हुए हो, डॉक्टर ने तुम्हें वापस स्टिच नहीं किया है, तुम पूछते हो ये क्या हुआ,
वो कह रहा मुझे खोलना आता था, ठीक करना आता था, बट वापस स्टिचिंग करनी नहीं आती, मुझे सिलाई करनी नहीं आती। सिलाई तुम खुद कर लेना, ठीक है, पर तुमने कहा मैंने तो ऑपरेशन की बात कर दी, तो कहता है ठीक है मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं आती स्टिचिंग, तो मैंने जितना ऑपरेशन किया उतने के पैसे दे दो। बोलो दोगे? नहीं। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है? डिवाइड कर सकते हैं कि जितना खोल दिया उसके इतने पैसे, जितना अंदर से ठीक कर दिया उसके इतने पैसे, और जितने वापस स्टिच कर दिए उसके इतने पैसे? नहीं कर सकते ना। तो फिर इस केस में क्या उसको पैसे मिलेंगे तुम्हारे से? नहीं। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे तभी मिलेंगे जब पार्टी पूरा काम कर देगी। करेक्ट? अब देखो ये बात यहां पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल it requires complete performance as a condition for payment. The party in default cannot claim payments for the work done on the basis of quantum meruit. ठीक है? और last, where the contract is indivisible and performed in a bad way, the party at default can claim a lump sum amount and but the other party can reduce the amount of the bad work done. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते, बट टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, बांट नहीं सकते, बट सामने वाली पार्टी ने जिसने भी काम किया है उसने काम बुरा किया है, काम तो जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया बट काम बुरा किया है, तो फिर दूसरी पार्टी क्या कर सकती है? कॉम्पेंसेशन के तौर पे जो बुरा वर्क किया है उसके पैसे काट सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर रखा, उससे क्या बोला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना दे मेरा, उसने बना दिया बट हालत घर की अच्छी नहीं रखी, उसने दीवारें ऊपर नीचे कर दी, ठीक है, या फर्श जो है तुमने कभी नोटिस किया है तुम्हारे घर में, जब तो खासतौर से बाथरूम में देखना अपने, तुम जहाँ पे भी पानी गिराओ पानी अपना आप चलता चलता नाली की तरफ पहुँच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्की सी ढलान रखते हैं, फर्श को थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं कि पानी अपने आप नाली की तरफ आ जाए। उस कॉन्ट्रैक्टर ने पानी जो नीचे की तरफ जाना था उसको उल्टा कर दिया, अब पानी सारा एक कोने पे इकट्ठा हो जाता है, नाली में नहीं जाता, इनफैक्ट नाली से पानी निकल के कोने में जा रहा है। लो अब बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंडिविजिबल है एंड परफॉर्म्ड इन अ बैड वे, अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो क्या हुआ? जो पार्टी या डिफॉल्ट है वो अपना पैसा तो मांग सकती है, बट द अदर पार्टी कैन रिड्यूस द अमाउंट फॉर द बैड वर्क डन। जो बुरा काम किया है उसके पैसे वो काट सकती है। क्या हो गया? तुम्हारी भी नाली से पानी आता है क्या बाहर? तो ये वाला घर वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, इसको पढ़ लो एक बार बस, और चैप्टर हमारा यहाँ से फिनिश हो गया। नजर मार लो इस एग्जाम्पल पे। पढ़ लिया? तो यहां से डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिनिश हो जाता है। सर जो बुरा काम कर रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे तेरी नाली से पानी बाहर आ रहा है, बुरा काम हुआ, अब तुझे ठीक करवाने के जितने पैसे लगेंगे वो है बुरे काम की कॉस्ट। अब तुझे फर्श तोड़वाना पड़ेगा, जितना भी मार्बल या टाइल्स लगाएंगे वो तोड़वानी पड़ेंगी, नई टाइल्स लगवाएगा तो सब खर्चा आएगा ना, प्लस तुझे अब जो ढलान जो ऐसे होनी चाहिए थी वो मान ले ऐसे उल्टी हो गई, ऐसे की जगह पे ऐसे हो गई, तो फिर दूसरा काम करवाना पड़ेगा ना, तो जो फर्श भी ठीक करवाना पड़ेगा, तो उसका जितना भी खर्चा आएगा वो होगा तेरा, जो उसका पैसा तो उसमें से काटेगा। ठीक है, चलो जी, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बताओ इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी तो पूछो। नहीं
तो अगला चैप्टर आज शुरू करें, अगली क्लास से शुरू करें? बताओ क्या करना चाहोगे? अगली क्लास से, ठीक है। चलो तो आज पर इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने पास, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।